चुड़ैल पार्ट 1। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था। काली पहाड़ी यानी मौत का घर। भैरवगढ़ गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवाओं की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह ये थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता, उसके 18वें जन्मदिन की रात ठीक 12 बजे अकस्मात उसकी मौत हो जाती। हर बार ये मौतें बड़े ही रहस्यमयी ढंग से होती और इस बार सरपंच सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा। कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो। कैसी बातें कर रही हो? जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो चाहे कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है? वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है? सुमेर और जानकी जब ये सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान की आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाज़ें गांव के कानों में बार बार टकराती, पर वहां रहने वाले किसी भी औरत या आदमी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने घर से बाहर कदम रख के उन आवाज़ों तक पहुंच सके। सो जाओ जानकी और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इन आवाज़ों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जानकी, जानकी, इतनी रात कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही। क्या करूं? दरवाजा खोल लूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते कदमों से सुमेर दरवाजे के करीब जाता है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देते हुए पूछता है, कौन कौन है? कौन है वहां? तभी एक बेहद डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है। अगर उसकी जान की जरा भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुनते ही सुमेर घबरा कर पीछे हट जाता है और जानकी को पूरी बात बताता है। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई? अब हम क्या करेंगे? मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर डर से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है और कांपते हाथों के साथ झटके से दरवाजा खोल देता है।
तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। उस आवाज को सुन दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे राहुल को खड़ा देख दंग रह जाते हैं। राहुल के हाथ में उसका मोबाइल होता है जिसमें से वो आवाज बज रही थी। ये क्या मजाक है? और तू यहाँ, तुझे मना किया था ना गांव में आने को, समझ में नहीं आता क्या? 18 साल का होने वाला है तू। माँ, आप लोग भी पता नहीं किन अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से नहीं मिल सकता? देख बेटा, हमने तुझे किसी वजह से ही इस गांव से दूर रखा था और यहां आकर तूने अच्छा नहीं किया। चल चल चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूं। ओफो पापा, आप बेकार की बातों से परेशान हो रहे हैं। बाहर इतना तेज अंधड़ तूफान चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूं, कुछ दिन रहकर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का, नहीं जानता कि इस गांव में ये सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? ये आवाजें सुन, बाहर से जो आवाजें आ रही है तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब जोर से तूफान चलता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो इसी तरह की आवाजें आती हैं। ये बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा। 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता। माँ, मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खिला दो, और रात भी बहुत हो गई है। हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? राहुल के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद राहुल तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। रात बीतती है, सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही वो राहुल को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिल को सुकून मिलता है। अरे माँ, पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनके जवान बेटे की जान को खतरा हो, उन माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी जरूरी काम से इस गांव में आया हूं, और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूं, इसीलिए अब मैं उन्हीं किस्सों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा। रिसर्च करना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई है क्या। हे भगवान, लो जी, सुन लिया, और भेजो इसे पढ़ने के लिए शहर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी बहन के पास दूसरे गांव भेज दो। ना ये शहर जाता और ना उल जुलूल की बात इसके दिमाग में आती। जानकी और सुमेर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और अपना कैमरा लेकर गांव की पास वाली काली पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। अब राहुल जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुंचता है, उसकी नजर पहाड़ी के ठीक बीचों बीच बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। यहाँ भी कोई रहता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। राहुल की आवाज पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने चारों तरफ का नजारा देखकर वहां की तस्वीरें अपने कैमरे में उतारना शुरू कर दिया। तभी अचानक राहुल ने अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीर को जूम करके देखा और उसमें उसे जो नजर आया वो देखकर राहुल के होश उड़ गए। क्या सचमुच उस गांव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था? क्या राहुल की जान बच पाएगी? क्या देखा था राहुल ने उस फोटो में जिसे देखकर वो दंग रह गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए,
वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहे तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए, बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेल के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है,
तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजाजी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना, पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी,
गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन, तुम्हारी KGF वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी।
लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था, और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अपन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज़ किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊँ यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा, केजीएफ फिल्म का डायलॉग, भला किसने सुना नहीं होगा? हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज़ 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा, बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो, ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने, केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है।
और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? तुमने दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर। और इस तरह बहुरुपया बनकर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहू है ये मेरी। लेकिन देखने में तो तुम्हारा बेटा जैसा लगता है। वैसे कुछ भी कहो, बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, कहा ना बेटा नहीं, बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ, तुम्हारी बहू बहुत हैंडसम है। ओए मिस्टर चोर, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बात है। एक मिनट रुको, ये देखो मेरे हाथ में गन है ना, गन। तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और उनकी औकात उनको चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रे? ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म तो सबने देखी है ना। मेरी बहू तो दिन में 4-4 बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल की है आपकी बहू। चलता फिरता केजीएफ का एक्टर ही लगती है। एक काम करो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते बनो, वरना तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इसी से नकली गोली चलाकर तुम्हारा नकली भेजा उड़ा दूंगी। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमित नव्या से कहता है, नव्या, मेरे कुछ दोस्तों ने शहर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, वहाँ पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया है। तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती ही है ना मैं कैसे रेडी होती हूँ। नव्या प्लीज, इस बार मेरी बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना। केजीएफ का एक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं, बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूम रहा है। अब क्या बताऊँ यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे भाभी जी, ये तो बहुत बुरी बात है, रियली वेरी बैड। हमारे दोस्त को तो बीवी के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। अरे भाभी जी, क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो की, और उसी की तरह रूप बदल बदल कर घूमती रहती है। यार सुमित, तेरे तो मजे हैं, चलता फिरता सिनेमा हॉल तेरे संग चलता है। बेटा, मेरे कितने मज़े हैं और कितने नहीं, ये तो मुझे ही मालूम है। ऐसा क्यों कह रहा है यार? सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं, और बीवी एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए? क्या बताऊं भाई, कई बार अपने पराए घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज 2 भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं। चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में। डरने की कोई बात नहीं, जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया, आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया, आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने, काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से,
आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे। कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने? सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ। वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी, इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है। सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे? लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है, तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिवन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए
और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर, पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है।
हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लव हॉरर कहानियां थी। काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है, तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ कहीं ये प्रशांत। चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना, उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली, उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई, जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रिशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ। ये मुझे मार डालेगा। माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रिशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं, उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे रिशु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था, वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। रिशु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और रिशु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया।
मम्मी मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। हाँ? सविता और ऋषु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने? किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊँ इसीलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा।
जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है। प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाज़ों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया।